ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर यूना को देखते हैं, जो कि हमारी मेन लीड होती है। एंड यहाँ पर वो अपनी लाइफ के बारे में बता रही थी कि वो टॉप लॉयर में से एक है। एंड साथ साथ यहाँ पर वो इस बात तो कड़ी मेहनत कर रही है, बिकॉज उसका एक ही एम है कि उसे यहाँ पर इस कंपनी की पार्टनर बनना है। और वो यहाँ पर कोई भी केस अपने हाथों से बिल्कुल नहीं जाने देती। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं वहाँ के मैनेजर को, जो कि यहाँ पर मिस्टर गू को पर्सनली पिक करने के लिए जाती है। एंड मिस्टर गू वहाँ पर उस कंपनी की ओर ही बढ़ते चले जा रहे थे। यूना यहाँ पर अपने कॉलीग के साथ होती है कि तब तक यहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है, जो कि यहाँ पर आकर उसे समझा रहा था कि देखो वो बच्ची मेरी नहीं है, जानबूझ के यहाँ पर किसी ने उन फोटोज को अपलोड किया है ताकि लोग हमारे बीच की यहाँ पर दूरियां बढ़ा सके। आखिर मैं तुम पर चीट थोड़ी ना कर सकता। यूना कहते कि जिसने भी किया होगा मैं सच में उस पर्सन के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, बिकॉज एटलीस्ट मुझे तुम्हारे यहाँ पर रियल साइड तो पता चला और एटलीस्ट मैंने यहाँ पर सभी के सामने ब्रेकअप अनाउंस तो कर दिया। और ऐसे भी तुम जैसे के साथ रहकर यहाँ पर कुछ मतलब नहीं है। ये सुनते उसके एक्स को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो यहाँ पर यूना को थप्पड़ मारने वाला था, पर तब तक वहाँ पर गू आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है, गार्ड से कहलवा कर उसे वहाँ से निकलवा देता है। वही दूसरे यहाँ पर अंदर जाने से पहले गू यहाँ पर यूना को एक पीस ऑफ एडवाइस देकर जाते कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर लोगों के केसेस को कितने अच्छे से हैंडल करती रहोगी, लेकिन वहाँ पर लोगों के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते अपने लिए लड़ना मत भूलना। ऐसे कहकर वो चला तो जाता है। एंड यूना यहाँ पर मन में सोचती है ये कौन है मेंटली रिटार्डेड पर्सन जो मुझे सब कुछ सिखा रहा है। दूसरा यहाँ पर वो अपने कैबिन में बैठकर काम कर रही होती है, जहाँ पर यूना को उसके ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है। एंड ग्रैंडपा यहाँ पर यूना को ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कह रहे थे। यूना तुरंत ही मना कर देती है। वो कहते कि तुम फिक्र क्यों करती हो, तुम अकेली थोड़ी ना जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यूना कहते कि अरे ये कोई एज है आपकी ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए। ग्रैंडपा कहते कि मैं जानता हूँ कि तुम बातों को मेसी करने के लिए सब कुछ बोल रही हो, ऐसे भी तुम्हें मेरे दोस्त ग्रैंडपा साहब तो याद होंगे। अब हमारा एक टाइम पे सपना हुआ करता था कि आगे जाकर यहाँ पर हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ शादी करें, और ऐसे भी अब उनका ग्रैंडसन अब्रॉड से आ गया और तुम्हारी भी एज हो चुकी है, तो अब तो यहाँ पर तुम्हें शादी कर ही लेनी चाहिए। यूना यहाँ पर उन्हें एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि वो ये सब कुछ नहीं करना चाहती, पर ग्रैंडपा को ऑलरेडी यहाँ पर यूना का रिस्पॉन्ड पता होता है। वो कहते कि देखो मैं सब जानता हूँ कि आखिर अब तुम क्या बोलने वाली हो, लेकिन ये सब कुछ बोलकर कोई मतलब नहीं है। तुम्हें चुपचाप चलना है तो चलना है, ये एक फैमिली लंच होगा जहाँ पर तुम बहुत इंजॉय करोगी। जिसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पर यूना को जाना ही पड़ता है। एंड यहाँ पर वो ओल्ड लेडी की तरह ड्रेस होकर आई थी ताकि कोई भी अब्रॉड से आया हुआ इंसान हो वो तो एकदम फैशनेबल होगा, और वो यूना को देखती यहाँ पर उसे रिजेक्ट कर देगा। वो उन सभी के साथ बैठकर वहाँ पर बातें करी थी और उसे बहुत बोर हो रहा था। एंड तब तक यहाँ पर ग्रैंडसन की एंट्री हो जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर गो ही होता है। एंड जैसे यहाँ पर बात है ग्रैंडपा यहाँ पर आपस में यही बात करने लग जाते कि समय यहाँ पर कब बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। याद है मैं इसे यहाँ पर कैसे अपने गोद में खिलाया करता था। एंड तब तक बाद में यहाँ पर वो जाकर सभी को टी सर्व करने लग जाता है। एंड इन दी एंड जब यहाँ पर वो टी यूना को सर्व करता है तो यूना उसे कहते कि थैंक यू अंकल गू। ये सुनकर सभी के सभी यहाँ पर यूना को घूरने लग जाते, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पर यूना उसे अंकल क्यों बुलाएगी। इतने में यहाँ पर ऑकवर्डनेस छा जाता है, जहाँ पर यूना रेस्टरूम का बहाना देकर जाती है। वो को भी समझ आ जाता है कि उसे बहुत पक रहा है, इसलिए वो खुद भी वहाँ से निकल पड़ता है रेस्टरूम का बहाना देकर। एंड तब यहाँ पर यूना को उसके दोस्त का कॉल आता है, जो कि उसे यहाँ पर अपनी इस ब्लाइंड डेट के बारे में पूछ रही होती है। यूना बोलते कि क्या बताऊँ, जबरदस्ती मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, मैं तो यहाँ पर शादी करना भी नहीं चाहती और ना ही यहाँ पर किसी मर्द के चक्कर में फंसना चाहती हूँ, पर ग्रैंडपा की बात को यहाँ पर कौन ही टाल सकता है। वो उससे बोलते कि अरे अगर इंसान यहाँ पर हैंडसम हो तो तुम्हें ना बोलने की क्या जरूरत है, ऐसे भी एक ना एक दिन शादी करना ही है, बेहतर होगा अगर 30 के पहले शादी कर लोगी तो, वरना बाद में यहाँ पर फिर ओल्ड मैन के साथ शादी करनी पड़ेगी। एंड तब तक वहाँ पर खुद को भी आ जाता है। यूना तो यहाँ पर घबराने लगती है कि कहीं उससे यहाँ पर यूना की बातें सुन ना ली हो। गो से कहने लग जाती कि माफ़ करना, वो एक्चुअली अंदर बहुत सोफिस्टिकेटेड फील हो रहा था, इसलिए मैं बाहर फ्रेश एयर लेने के लाया। यूना कहती कि ठीक है ले लो अंकल, मैं जाकर वहाँ खड़ी हो जाती हूँ, और वो खुद तो चली जाती है। गो यहाँ पर सोचने लग जाता है कि पहले तो कभी इसने मुझे यहाँ पर अंकल बुलाया नहीं। एंड हमें यहाँ पर उनकी फर्स्ट मुलाकात के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर यूना घर को डेकोरेट कर रही थी। एंड उस समय यहाँ पर वो टेबल पर खड़ी होकर अपने घर के कॉलम पर फ्लावर्स लगा रही होती, जहाँ पर उसका पैर फिसल कर गिरने वाला था और गो उसे बचाने के लिए आ जाता है। पर यूना तब तक यहाँ पर खुद को ही संभाल लेती है। उस समय तो यहाँ पर यूना ने उसे देखकर स्माइल भी किया था, लेकिन अब तो वो स्माइल तो छोड़ो आई कांटेक्ट भी नहीं करती है, और तब वो वहाँ से जा चुकी थी बिकॉज यूना की मम्मा ने उसे बुला दिया था। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो यही सोच रहा होता है कि लगता है शायद से उसे मैं याद रहूंगा नहीं। दूसरे यहाँ पर सभी एक साथ आकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा उनसे पूछने लग जाते हैं कि अब बताओ आखिर आखिर तुम्हारा क्या कहना है एंड तुम दोनों का रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ने वाला है।
यूना क्लियरली कह देती है कि मुझे यहाँ पर बड़ों की सहमति से कोई भी आपत्ति नहीं है, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तो ये डिसीजन यहाँ पर वो लोग गू पर छोड़ देते कि आखिर गू क्या करना चाहता है। अब डीप डाउन यहाँ पर यूना को ये लग रहा था कि गू से रिजेक्ट कर देगा और बात यहीं पर खत्म हो जाएगी, बट नहीं, गू यहाँ पर कहने लग जाता है कि मिस दिखने में हम्बल एंड बहुत काइंड है, इसलिए यहाँ पर अगर घर वाले हाँ कह दे तो हम कभी भी जाकर सर्टिफिकेट ले सकते हैं और घर वालों की सहमति से हम यहाँ पर वेडिंग की डेट भी फिक्स कर सकते हैं। जिसे सुनते ही यहाँ पर यूना के होश उड़ जाते। वो सोचती कि ये क्या, ये तो यहाँ पर मेरा अपोजिट जा ही नहीं रहा है। अब ग्रैंडपा तो यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं एंड वो लोग तो यहाँ पर डेट फिक्स करना भी शुरू कर देते और डेट तो यहाँ पर डिसाइड भी हो जाता है, जो कि नेक्स्ट मंथ की 8 तारीख को होगा। अब ये सुनकर यहाँ पर यूना अगेंस्ट जाने वाली थी, बट इसके पहले कि वो कुछ बोल सके ग्रैंडपा यहाँ पर डेट को फाइनलाइज कर देते। तो यूना सोचती कि शायद से अब मुझे यहाँ पर वेडिंग से भागना ही होगा, और उसकी मम्मी तो यहाँ पर उसकी मन की बात तक सुन पा रही थी, जहाँ पर वो यूना से कहते कि देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, अगर तुम शादी से भागने का सोच रही हो तो फिर अभी के अभी उस थॉट को निकाल दो, बिकॉज अगर पकड़ी गई तो व्हील चेयर पर बैठा दूंगी और फिर तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा। यूना यहाँ पर समझ जाती कि भागना कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, उसे कुछ और सोचना पड़ेगा। एंड यहाँ पर गो ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। वही दूसरा बार में यहाँ पे ना चली जाती है अपनी बेस्टी मिनी के साथ में ड्रिंक करने के लिए, एंड यहाँ पर दोनों इसी बारे में बात कर रहे होते और ऐसा लग रहा था कि यूना नहीं बल्कि मिनी यहाँ पर गो से शादी करने वाली है। वो तो यहाँ पर गो की कंटिन्यूसली तारीफ की जा रही थी। यूना कहते कि विश मेरे बदले में यहाँ पर तुम्हारी शादी करवा दी थी। मिनी कहते कि ऑफकोर्स क्यों नहीं, हम प्लानिंग तो कर ही सकते हैं, और ऐसे भी तुम्हें यहाँ पर गू की कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हें पता भी है कि अगर कल को यहाँ पर किसी को पता चलता है कि वो अपने लिए वाइफ ढूंढ रहा है तो लाइन लग जाएगी और दुनिया की सभी लड़कियां भाग कर आ जाएंगी इसके साथ शादी करने के लिए, लेकिन एक तुम हो, ऐसा लगता है कि जैसे मैं लड़कों में नहीं बल्कि लड़के में इंटरेस्ट हो। लियोना कहती कि ऐसी कोई बात है नहीं, मैं बस यहाँ पर किसी ओल्ड फैशन के साथ में शादी नहीं करना चाहती। मैंने कहती कि वो नहीं है, तुम उससे एक बार बात तो करके देखो, क्या पता तुम्हें उसके बारे में और भी जानने मिल जाए। यूना कहती कि मुझसे ये सब ना हो पाए, मैं जा रही हूँ, मेरा हेडेक हो रहा है। एंड यहाँ पर वो किसी नंबर पर कॉल लगाती है जो उसे खुद ब्लर दिख रहा था, बट वो उसे कहती है कि मुझे पिक करने के लिए आ जाओ। जैसी वहां से वो जाने वाली थी उसका एक्स बॉयफ्रेंड जी वहां पर आ जाता है, जो कि यूना की ऐसी हालत देखकर उसे कहने लग जाता है कि अरे वाह, मेरे छोड़ने के बाद लगता है यहाँ पर तुम ड्रंक होकर नशे में जा चुकी हो और अब यही तुम्हारी लाइफ बन चुकी है। एंड यहाँ पर मिनी उस पर चिल्लाते कि ऐसी बातें करो मत, ऐसे भी तुम्हें इतनी जल्दी साइड चिक मिल कैसे गई। तो फिर यहाँ पर उसकी बंदी कहने लग जाते कि देखो मुझ पर यहाँ पर इल्ज़ाम लगाओ मत, मैं और सी एक दूसरे को म्यूचुअली लव करते, कोई और हमारे बीच में आ रहा था। यूना यहाँ पर हंसने लग जाती है एंड बोलते कि मिनी, एक त्रैश दूसरे त्रैश के साथ रहता है, इसमें गलत क्या बात है। एंड दोनों यहाँ पर हंसने लग जाते हैं। यूना कहते कि देखो तुम दोनों को तुम्हारी शादी मुबारक हो, बट मुझे जाने दो, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो जाने वाली थी बट जी यहाँ पर उसे रोक लेता है, कहता है कि तुम इस तरीके से हमारी बेइज्जती नहीं कर सकती, तुम सचमुच यहाँ पर जानती नहीं हो कि मेन को अडॉर कैसे किया जाता है। मेरी बंदी को देखो, उसे सब कुछ अच्छे से आता है, वो तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी नहीं है। एंड हाँ, अगर तुम नहीं बदली ना तो सचमुच बता रहा हूँ तुमसे कोई शादी नहीं करेगा आगे जाके। यूना कहते कि अच्छा बेटा, लगता है तुम यहाँ पर तुम्हारे करतूतों के बारे में पूरी भूल रहे हो बातें। यूना, मैं यहाँ पर सब कुछ इकट्ठा कर कर एविडेंसेस के साथ साथ तुम्हारे ग्रैंडपा के डेस्क पर जाकर रख दूँ तो मैं न जाने यहाँ पर नेक्स्ट डे से तुम्हें घर में कर्फ्यू कब लगना शुरू हो जाएगा। जी को इसी बात पे यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और तब वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से यूना को चिल्लाकर चला जाता है। मिनी कहती इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर चिल्लाने की। यूना मिनी को रोकते न कहते कि जाने भी तो, अब यहाँ पर हम ऐसे लोगों के साथ बात न करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वैसे भी इसकी मूल हवा की कोई मतलब नहीं है, ये हमसे सिर्फ झगड़ना चाहता है और कुछ भी नहीं। वही दूसरा जब वो जाने लगती है तब यहाँ पर वो टकरा जाती है गू से, जहाँ पर गू को देखते वो कहने लगे थे कि अरे तुम इतने हैंडसम कब से हो गए और तुम इतने जवान कब से दिखना शुरू हो गए, चलो अच्छा तुम आ गए, अब तो मुझे घर पर लेकर जाओगे। एंड यहाँ पर वो उसे ओके कहता है, जहाँ पर मिनी दोनों को गुड बाय कहती है और दोनों के जाने के बाद मिनी अब यहाँ पर एक्साइटेड हो जाती है कि रात को होने क्या वाला है। फिर दूसरा यहाँ पर देखती है ना कि मॉम डैड को, जो कि यहाँ पर टेंशन में आ जाते बिकॉज यूना अब तक यहाँ पर घर से नहीं पहुंची थी और वो अपना कॉल भी नहीं पिक कर रही थी, बट तब तक यहाँ पर वो गो के बाहों में आ जाती है, यानी कि गो यहाँ पर उसे उठाकर ले आ रहा था। अंकल आंटी कहने लग जाते हैं कि लगता है काम करते करते वो सो गई है, बट गो ने बताता है कि नहीं वो ड्रंक है और बहुत ही ऑकवर्डनेस आ जाता है, जहाँ पर वो लोग उसका बेडरूम से दिखाने लग जाते। अंकल आंटी यहाँ पर बहुत खुश थे उन दोनों के बीच ही क्लोजनेस लेकर, एंड वो सब चाहते थे कि जल्द से जल्द यहाँ पर वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले ले।
यूना यहाँ पर कल कल बोलना शुरू कर देती है। तो अंकल आंटी कहते कि नहीं नहीं, उसकी बातों पर मत जाओ, तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले सकते हो। वो कहते कि कोई बात नहीं, हम कल ही जाकर यहाँ पर सर्टिफिकेट ले लेंगे। ये सुनकर अंकल आंटी तो यहाँ पर और भी खुश हो जाते हैं। बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती, आंटी यूना को उठाने के लिए आ जाती है। यूना कहती कि माँ प्लीज मुझे थोड़ा और सुने दो। आंटी बोलती कैसे कैसे, आज तुम सर्टिफिकेट लेने वाली हो। और ये सुनते यूना की आंखें फट जाती है, कम्प्लीटली ओपन हो जाती है। वो कहती कि अब तक तो हमने यहाँ पर डेट्स तय नहीं किए। तब आंटी यहाँ पर से सारी बातें बताती है, जिसके बाद यहाँ पर यूना रेडी होना शुरू होती है। एंड यहाँ पर वो गू का इंतजार करी थी, बट वो जब बाहर जाती है तब उसे पता चलता है कि गू तो यहाँ पर उसका कब से वेट कर रहा है और वो यहाँ पर येलो फ्लावर्स लेकर आया है। यही चीज़ यहाँ पर यूना को बहुत ही डीप थिंकिंग में डाल देती है कि गू को कैसे पता कि मुझे येलो फ्लावर्स पसंद है। एंड वो लोग फिर बाद में यहाँ पर मैरिज ब्यूरो चले जाते हैं। यहाँ पर वो उसे रिंग भी बनाता है एंड दोनों यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट भी बनाते हैं। अब यहाँ पर कंपनी में वापस जाने पर यूना को बिलीव बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि क्या सचमुच मेरी शादी हो गई है। तब तक यहाँ पर उसकी मैनेजर आ जाती है, कहते कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा कंफ्यूज नजर आ रही हो। वो कहती कि कंफ्यूज नहीं, बट मैं एटलीस्ट थोड़ी सी हैप्पी हूँ क्योंकि मेरी यहाँ पर शादी हो चुकी है। मैनेजर यहाँ पर उसे कंग्रेचुलेट करने लग जाती है एंड उसे यहाँ पर नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताने लग जाती है। यूना कहती कि इसकी आप फिक्र मत कीजिए, मैं कम्प्लीटली यहाँ पर खुद से हैंडल कर लूँगी। एंड वे दूसरा मैनेजर यहाँ पर से कह रही थी कि चलो ये बात सुनकर तो मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारी शादी हो गई है, बिकॉज अक्सर यहाँ पर जो फीमेल लॉयल्स होती है वो हमेशा अनमैरिड रह जाती है। लोग उनसे शादी करना प्रेफर करते ही नहीं है, बिकॉज उन्हें लगता है कि वो उनकी ईगो पर आ रहा है या फिर वो वुमन एक थ्रेट हो सकती है। एनीवेज अब तुम्हारा शादी का पाथ यहाँ पर एकदम आसान बन जाएगा, तो फिर हैप्पीली शादी की लाइफ को जीना। यूना यहाँ पर उन्हें थैंक यू बोलती है, जहाँ पर मैनेजर फिर वहाँ से चली जाती है। इधर से यहाँ पर मीटिंग की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग अपने अपने पॉइंट स्टेट कर रहे होते हैं। एंड यूना के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि वो अपने मैरिज का फ़ायदा उठाकर इस पार्टनरशिप में तो ज़रूर आ सकती है, पर उसे पता होता है कि उसके स्किल्स यहाँ पर इनफ है इस पार्टनरशिप में आने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर जैसे यूना अपने पॉइंट स्टेट्स करना शुरू करती है, ढेर सारे लोग थे जो कि उसके पॉइंट्स के अगेंस्ट जा रहे थे। वो लोग यहाँ पर यूना के पॉइंट्स को इलॉजिकल बता रहे थे कि वो सिर्फ यहाँ पर सोचने के लिए अच्छे और पढ़ाने के लिए अच्छे, बट एग्जीक्यूट करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। तब यहाँ पर यूना उन्हें ओवरव्यू दे रही होती है, जिससे यहाँ पर सभी का पर्सपेक्टिव चेंज होना शुरू हो जाता है। और ये बात यहाँ पर गू को और भी पसंद आने लग जाती है, जहाँ पर गू यूना के साथ भी अग्री कर रहा था एंड ये भी कहता है कि सबको भी अग्री करना ही पड़ेगा। तो सभी यहाँ पर से थैंक यू बोलने लग जाते हैं। तो जिससे यहाँ पर गू का असिस्टेंट आ जाता है, जो कि आकर यहाँ पर यूना को बता रहा था कि आपको आगे की भी बात यहाँ पर कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, जिसके यहाँ पर कुछ 4 to 5 स्टेजेस होते हैं और वह आपको सर के साथ यहाँ पर पहले कंफर्म करना होगा। आप चाहे तो मैं आज रात का यहाँ पर डिनर अरेंज कर सकता हूँ, आप बात कर सकते हैं। यूना सोचते कि अपने ही हस्बैंड के साथ में डिनर पर जाना काम की तरीके से ठीक है, ये भी एडजस्ट कर लेंगे। तो फिर यहाँ पर वो उसे हाँ कह देती है। जिसके बाद यहाँ पर जैसे वो डिनर के लिए जाते हैं उससे क्वेश्चन करती है कि हम सीधा काम की बात करेंगे या फिर कुछ और। वो कहते हैं कोई बात नहीं, पहले तुम यहाँ पर खा लो, फिर हम खाते खाते बात भी कर सकते। दोनों यहाँ पर डिनर करना शुरू करते हैं एंड यहाँ पर गू उसे अप्रिशिएट कर रहा होता है मॉर्निंग में जिस तरीके से यहाँ पर यूना ने चीज़ों को एक्सप्लेन किया उन चीज़ों के लिए। एंड साथ साथ यहाँ पर उसे ढेर सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर रहा होता है कि कहाँ कहाँ पर यूना लैग करी थी एंड कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे वो अपने पॉइंट्स को स्ट्रांगली स्टेट कर सकती है। यूना यहाँ पर उस चीज़ के लिए उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। वही दूसरी ओर उनकी बातें यहाँ पर वेडिंग तक पहुँच जाती है कि आखिर वो कब एंड कैसे एंड कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगी। बाद में वो लोग यहाँ पे उनके मॉम डैड से मिलते हैं, जहाँ पर अंकल आंटी उन्हें को ही समझा रहे थे कि देखो चिंता बिल्कुल भी मत करो, अगर तुम्हारा माइंड बाद में चेंज होता है तो हम सेरेमनी को यहाँ पर पोस्टपोन भी कर सकते हैं, वो बाद में भी हो सकती है, लेकिन बेटी प्लीज़ कोई ऐसा गलत कदम मत उठाना। मैं कहती कि माँ अब फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आंटी कहती कि हाँ वहाँ पर ज़्यादा गुस्सा मत दिखाना, हम तो मॉम डैड है तो चलता है, बट अब तुम्हें यहाँ पर मैच्योर बनना पड़ेगा। मन ही मन यूना सोचते कि हाँ दुनिया भर की मेरी सारी बुराई आप मेरे हस्बैंड के सामने कर लो। गो यहाँ पर अंकल आंटी को रीअश्योर कर रहा होता है कि उन दोनों को यहाँ पर फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर उसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान जो रखेगा। अंकल आंटी यहाँ पर से थैंक यू बोलने लग जाते और उन दोनों को यहाँ पर उनकी इस न्यू जर्नी के बिगनिंग के लिए ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेट करने लग जाते हैं। फिर बाद में वो दोनों वहाँ से घर की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरे यहाँ पर जब वो कमरे में जाती तब उससे मिनी का कॉल आ जाता है। मिनी पूछते कि वेडिंग नाइट शुरू भी हुई या फिर नहीं हुई। यूना कहती कि देखो हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। मिनी कहती करे तुम तो उससे शादी भी नहीं करने वाली थी, बट फिर भी कर ली ना तुमने शादी, तो क्या पता धीरे धीरे यहाँ पर चीज़ें कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाए।
यूना कहते कि तुम तो यहाँ पर मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड कभी कभी नजर आती हो। वो कहती कि अरे इसमें एक्साइटमेंट वाली कौन सी बात है, अब जो फैक्ट है वो फैक्ट है, और बताओ तो कि आखिर तुम करने क्या वाली हो। तब तक वहाँ पर गुआ आ जाता है, जहाँ पर डर की मारे यूना कॉल कट कर देती है। वो उससे कहते कि तुम आराम से शार ले लो, एंड किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। यूना से ओके बोलती जब वो जाता है, तब वो यही सोचती कि कहीं वापस तो उससे मेरी और मिन्नी की बातें ना सुन ली हो, और ये चीज़ पहले भी तो हो चुकी है इस वजह से। इधर से यहाँ पर वो शार लेकर बाहर आती है और कंफ्यूज थी कि आखिर अब यहाँ पर वो गू से क्या बात करेगी, कि तब तक यहाँ पर गू खुद सामने से उसे वार्म मिल्क दे देता है ताकि उसे यहाँ पर अच्छे से नींद आ सके। पीते पीते भी यहाँ पर वो ओवर थिंकिंग कर रही होती है कि हम सेम बेड शेयर करेंगे या फिर ऊपर नीचे सोएंगे। लेकिन सामने से यहाँ पर गू उसे बता देता है कि दोनों डिफरेंट बेडरूम में सोने वाले। ये सुनकर वो ओके तो बोल देती है, बट कमरे के अंदर जाने के बाद यहाँ पर वो ओवर थिंक करना शुरू करती है कि अरे ऐसे कैसा हस्बैंड है, हम तो लीगली मैरिड है, तो अलग अलग बेडरूम में सोने की क्या जरूरत है। बिहेव तो ऐसे करे कि जैसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम फॉर्मेलिटीज निभाने को एक साथ में हो, और ऐसे भी शादी कम कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज ज्यादा लग रहा है ये मुझे अब तो। एंड यहाँ पर वो गुस्सा आना शुरू कर देती है। वही तो से यहाँ पर होता है एकदम शांति वाला गु, जो कि यहाँ पर ये सब कुछ इसलिए कर रहा था ताकि यूना यहाँ पर एक बार इस घर में एडजस्ट हो जाए। फिर धीरे धीरे वो लोग सेम बेडरूम में भी एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगे। बाद में हम यहाँ पर कंपनी में जी को देखते हैं, जो कि फ्लावर्स लेकर यहाँ पर यूना का वेट कर रहा होता है, और वो इसलिए बिकॉज यहाँ पर उसके डैड ने घर पर उस पर चिल्लाया था कि अगर वो फैंग परिवार की डॉटर के साथ भी यहाँ पर शादी नहीं कर सकता तो फिर उसे घर पर भी नहीं रुकना चाहिए, और उसे घर से यहाँ पर कुछ मिलेगा भी नहीं। और इन्हीं रीजंस की वजह से वो यूना को वापस से मिलने के लिए आया था। यूना के आते ही यहाँ पर वो उसे रोकने लग जाता है एंड एक्सप्रेस कर रहा होता है कि देखो प्रीवियसली जो कुछ भी हुआ उन सभी चीज़ें भी मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम एक साथ में हमारा फ्रेश और न्यू स्टार्ट करेंगे। यूना कहते कि रे वाह, लेकिन तुम्हें तो आने में यहाँ पर बहुत देरी हो चुकी है, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ और आगे भी सेम ही चीज़ कहूँगी कि मेरे सामने आओ मत, मुझे तुम जैसे त्रैश के साथ में वापस रिलेशनशिप में कभी नहीं आना है। जी कहते कि तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो, देखो यूना तुम में सचमुच बहुत ज़्यादा ईगो भर चुका है। मैं जानता हूँ कि तुम एक लॉयर हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम इतनी बदतमीजी से बात करोगी, और ऐसे भी यहाँ पर तुम्हें मुझसे अच्छा और कौन ही जान सकता है, इसलिए अभी ये सोच लो, मुझसे नहीं तो किसी और से शादी तो तुम्हारी होने से रही। यूना कहते कि माफ़ करना, अगर मेरा हस्बैंड ये बात सुनेगा तो उससे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वो अपनी वेडिंग रिंग को फ्लेक्स कर रही होती है, पर वो देखकर यहाँ पर सी हंसने लग जाता है। कहता है कि देखो तुम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए पागलों जैसी हरकतें कर रही हो, रिंग डालकर यहाँ पर ये प्रूफ नहीं हो जाता कि तुम शादीशुदा हुई ना। मैं समझ सकता हूँ कि तुम ये सब इसलिए करिए ताकि मुझे यहाँ पर ऐसा रिग्रेट हो कि मैं तुम्हें खो चुका हूँ, पर मुझे पता है कि अभी भी तुम यहाँ पर मेरे पास आ सकती हो, और ये बात तुम्हें भी पता है, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यूना तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना शुरू कर देती है, तो इसे ज़बरदस्ती उसे बाहर लेकर जाना चाहता था, पर तब तक वहाँ पर गू अपने सभी स्टाफ्स के साथ में आ जाता है, जहाँ पर वो गार्ड्स को बुलवाकर उसे वहाँ से भिजवा देता है। एंड सबसे पहले आकर यहाँ पर वो यूना का हाथ नोटिस करता है एंड कहते कि माफ़ करना, मुझे आने में यहाँ पर लेट हो गया। यूना कहते कि कोई बात नहीं, मुझे कोई हर्ट नहीं हुआ है, तुम फिक्र मत करो, तुम सही टाइम पर आए हो। फिर ऐसे करते करते यहाँ पर कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर गू यूना के कमरे में जाता है और उसे पूछने लग जाता है कि अब तक तो तुमने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया होगा। यूना कहते कि हाँ, अब मैं तो यहाँ पर इस घर से यूज्ड हो चुकी हूँ। वो कहता है कि फिर ठीक है, एंड वहीं पर बैठा हुआ था। यूना उससे पूछते कि तुम अपने कमरे में क्यों नहीं जा रहे, क्या तुम यहीं पर सोने वाले हो। वो कहता है कि हाँ, अब ऐसे भी मैंने यहाँ पर तुम्हें अकेले टाइम दिया था ताकि तुम अकेले एडजस्ट हो सको, और ऐसे भी ये मास्टर बेडरूम है जहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ रहते हैं, तो अब जब तुम अच्छे से एडजस्ट हो चुकी हो तो फिर आई थिंक कि हमें यहाँ पर बेड भी शेयर कर लेना चाहिए। यूना यहाँ पर उसे ओके बोल देती है, लेकिन सोते टाइम यहाँ पर वो बहुत नर्वस थी कि बेड शेयर करने वाली बात कहीं आगे ना बढ़ जाए। अब मिडनाइट क्रॉस हो जाता है और यूना ही होती है जो कि यहाँ पर उसे चिपक कर सोना शुरू कर देती है। गू सोचता है कि वो खुद सामने से यहाँ पर आई है, तो वो उसे यहाँ पर नींद में किस भी कर लेता है, एक छोटा सा किस, जिसके बाद में यहाँ पर यूना फिर भी नहीं उठी और घोड़े बेच कर मस्त से उसे यहाँ पर हक करते हुए सो जाती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मॉर्निंग में उसकी नींद खुलती है और वो अपने आप को ऐसी हालत में देखती है, वो तुरंत यहाँ पर झटके में दूसरी तरफ चली जाती है एंड सोचती कि न जाने में कब से यहाँ पर इस पोजीशन पर सोई थी, और अगर गू ने इस बात का मजाक बनाया तो। गू से क्वेश्चन करता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहते कि माफ़ करना, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में सोती हूँ, और जो कुछ भी हुआ वो नींद में हुआ, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। बेचारी गू का एक साइड का हाथ और शोल्डर तो यहाँ पर बहुत पेन कर रहा था, बिकॉज यूना का वेट और सब कुछ एक ही तरफ जो आ गया था। दूसरा बात यहाँ पर यूना उसे शेयर करने लग जाती है ब्रेकफास्ट के टाइम पर कि तुम्हें पता है, जब मैं सो रही थी
तो मुझे यहाँ पर एक वियर्ड सा सपना आया कि मैं एक छोटी सी बर्ड हूँ और मेरे सामने एक बड़ा सा वुल्फ आ गया है, जो कि अपने फेस को मेरे फेस के अगेंस्ट रखा हुआ है। न जाने कि मुझे वो सपना आया। अब गू को यहाँ पर पता होता है कि वो सपना यहाँ पर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, बट वो यहाँ पर उससे बोलने लग जाते कि अच्छा, हो सकता है कि शायद से तुम अभी भी चक्की को लेकर यूज तो नहीं हुई हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर ऐसे सपने आ रहे होंगे। यूना भी इसकी बात पर बिलीव करती है एंड कहती है कि ठीक है, मेरा ब्रेकफास्ट अगर हो गया, मैं जाती हूँ, मुझे सभी फाइल्स अरेंज भी तो करनी है काम के अकॉर्डिंग। वहीं दूसरे यहाँ पर ऑफिस से रिटर्न आते वक्त वो जब पार्किंग लॉट में जाती है तो फिर यहाँ पर उसकी कार की टायर्स में स्क्रूज लगे हुए थे। इससे यहाँ पर वह समझ जाती है कि किसी ने जानबूझकर यहाँ पर ये सब कुछ किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो वो अपना फ़ोन निकाल कर सब कुछ रिकॉर्ड करती है, डेट, टाइमिंग्स एंड सारी चीज़ें बताती है, ताकि यहाँ पर एज ए एविडेंस उसमें सब जो कैप्चर हो जाए। और उसके बाद भी यहाँ पर स्टाफ को कॉल करके भी फुटेज मंगा देती है, ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर ये सब कुछ किसने किया हो सकता है। एंड फिर फाइनली यहाँ पर वो गू को कॉल करके बताती है कि उसकी टायर्स किसी ने यहाँ पर जानबूझकर फेल कर दी है। तो क्या यहाँ पर गू से पिक करने के लिए आ सकता है? गू से कहता है कि तुम वहीं इंतज़ार करो, मैं तुरंत ही आता हूँ। एक दूसरा बाद में यहाँ पर यूना उसका इंतज़ार करने लग जाती है, जहाँ पर कोई तो उसके चुपके चुपके से उसे देख रहा होता है। लेकिन इसके पहले यहाँ पर उसे उसका पुराना क्लासमेट मिल जाता है छन, जो कि आते यहाँ पर उसे बात करने लग जाता है। और फिर यूना को पता चलता है कि वो तो अब से इसी फर्म में एज ए न्यू एम्प्लॉय वर्क करेगा। एंड छन के बारे में भी यहाँ पर बहुत लोगों ने सुना हुआ है। अब दोनों क्लासमेट्स तो थे ही, लेकिन एक कंपटीशन एक ऐसा चीज़ था जहाँ पर दोनों की लड़ाई झगड़ा हो चुकी थी। और बस इतना ही नहीं, वो लोग तो एक साथ कोर्ट रूम में एक दूसरे के अगेंस्ट भी थे, जहाँ पर तो वो लोग ऑलमोस्ट छोटे मोटे दुश्मन तो बन ही चुके थे। वो जो पर्सन था वो यहाँ पर यूना को किसी और के साथ देखकर वहीं पर छुप जाता है और बाहर की ओर नहीं आता। फिर दूसरे यहाँ पर छन यूना से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें राइट दे सकता हूँ। यूना यहाँ पर मना करने लग जाती है एंड तब तक यहाँ पर गू भी आ जाता है, तो वो उसे बाय बोलकर जाने लगती है। गू जैसे यहाँ पर छन को देखता है वो पहचान जाता है कि आखिर छन है कौन। एंड यहाँ पर उसे कहीं ना कहीं डाउट था कि छन को यूना शायद से पसंद ज़रूर है, और दोनों एक साथ क्लासमेट्स भी रहे, तो विच मीन्स यहाँ पर दोनों की फ्रेंडशिप भी अच्छी खासी अब होगी। जैसे यहाँ पर जैसे वो कार में बैठती है तब यहाँ पर गो से बोलने लग जाता है कि वो तो यहाँ पर तुम्हारा फ्रेंड है ना। तब वो उसे यहाँ पर कहती कि हाँ, एंड साथ साथ यहाँ पर वो उसे एविडेंस भी दिखाने लग जाती है। गो तो यहाँ पर यूना से इम्प्रेस हो जाता है, वो उसे यहाँ पर अप्रिशिएट करने लगता है। और ये चीज़ यहाँ पर यूना के लिए थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है, जब यहाँ पर उसका हस्बैंड स्लैश लीडर उसे अप्रिशिएट करे उस काम के लिए जो कि वो सदियों से करती आ रही है। फिर दोनों यहाँ पर घर की ओर बढ़ने लग जाते हैं। लोग जैसे यहाँ पर घर पर आते हैं ना, वापस यहाँ पर काम करने बैठने वाली थी, बट वो उसे कहता है कि नहीं, काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर तुम्हारी हेल्थ है, तो फिर हमें पहले यहाँ पर डिनर करना चाहिए। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। वो कहते हैं कि नहीं, बाहर के खाने अनहेल्दी होते, एंड ऐसे भी फूड डिलीवरी सर्विसेज को आने में टाइम लग जाएगा। घर पे ऐसे भी टमाटोज एंड एग्स पड़े हुए और साथ साथ नूडल भी है। यूना कहते कि तो मुझे बनाना पड़ेगा। वो कहता है कि तुम्हें कौन बनाने बोल रहा है, मैं प्रिपेयर करता हूँ। ऐसे कहकर वहाँ पर वो किचन में चला जाता है खाना बनाने के लिए। जब यहाँ पर वो खाना बना रहा था तब वो उसे देखकर यही सोच रही थी कि उसे कभी पता ही नहीं था कि यहाँ पर को कुकिंग भी करनी आती होगी। लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो सोचने लग जाती है कि कोई बात नहीं, हस्बैंड मटेरियल तो ये है ही। तब तक यहाँ पर वो उसका बाउल लेकर जाता है, और अपना बाउल जब लेने जाता है तब यूना चुपके से यहाँ पर उसकी फ़ोटो निकाल लेती है। वो उसे कहता है कि तुम खा क्यों नहीं रही हो। वो बोलते कि मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वो कहते कि देखो, मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, तुम खाना खाना शुरू कर सकती हो। वो कहते कि माफ़ करना, घर पर यहाँ पर शुरुआत से रूल्स एंड रेगुलेशंस रहे कि जब तक बड़े नहीं खाते तब तक छोटे भी नहीं खाते। ये सुनकर वो उसे कहते कि अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर तुम्हें एल्डर लगने लग गया हूँ। यूना कहते कि ऐसी बात नहीं है। वो बोलता कि हाँ, तुम क्या अपने एल्डर्स को रात को पकड़ कर सोती हो, वैसे जैसे तुमने उस दिन सोई थी। यूना यहाँ पर बातों को पलटना शुरू कर देती है एंड कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो उसे बोलता है कि चलो बताओ कि आखिर हमारा रिलेशनशिप है क्या। वो उसे बोलती है कपल्स का। वो कहता है कि हाँ, एंड होपफुली तुम इस बात को इस टाइम तक याद रखोगी। जिसके बाद में यहाँ पर यूना टॉपिक एंटायरली चेंज कर देती है एंड कहते हैं कि वाह, तुमने तो बहुत अच्छे नूडल्स बनाए, ऐसे नूडल्स मैंने यहाँ पर कभी नहीं खाए। और वो खाती रहती है ताकि उसे कुछ बोलना ना पड़े और वो क्वेश्चन पूछना बंद कर दे। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जब वो ऑफिस में जाती है तब छन के साथ में बैठकर यहाँ पर पेपर वर्क शुरू कर देती है, जहाँ पर छन और यूना दोनों मिलकर यहाँ पर केस को डिस्कस कर रहे होते हैं। एंड केस को डिस्कस करते करते यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा ही बीत जाता है, और लास्ट में यहाँ पर छन को समझ आता है कि दोनों ने तो यहाँ पर ढंग से लंच तक नहीं किया। तो वो यूना से यहाँ पर माफ़ी मांगता है और खुद सामने से यहाँ पर एक कैफ़े सजेस्ट करता है। यूना उसे होके बोलते हैं, दोनों वहाँ पर चले जाते हैं, जहाँ पर छन से क्वेश्चन कर रहा था कि मैंने सुना कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। यूना यहाँ पर खुशी खुशी अपनी रिंग दिखाकर उसे बता रही थी कि हाँ, बस कुछ समय पहले ही हुई है। तब तक यहाँ पर गू उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है, जहाँ पर वो उन दोनों को एक साथ में देखता है।
असिस्टेंट कहते हैं कि आप चाहे तो मैं जाकर इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ, बट गो यहाँ पर ऐसा कुछ भी करने से मना करता है। एंड वो यूना को कॉल करके पूछने लग जाता है कि उसने लंच किया या फिर नहीं। यूना उसे बताते हैं कि वो भी लंच करी है, तो गो से पूछता है कि अकेली या फिर किसी के साथ में। वो उसे तब यहाँ पर बताती है कि वो बाहर रेस्टोरेंट में आई है अपने कॉलीग चैन के साथ में लंच करने के लिए। एंड साथ साथ यहाँ पर वो उसे ये भी बता देती है कि काम करने में यहाँ पर ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ पर उसे घर आने में भी देरी हो जाएगी। वो कहता है कोई बात नहीं, आते समय बस यहाँ पर सेफली आना और कुछ हो तो मुझे कॉल कर देना। ऐसा बोलकर वो कॉल को कट कर देता है। एंड यूना सोचती कि अचानक से इसका मूड बदल कैसे गया ना। जब यहाँ पर फ्रेश होकर अपने बेडरूम में आती है तब वो देखते कि गो यहाँ पर ऑलरेडी सो चुका है। बस सोने के जाने के पहले यहाँ पर वो उसके फेस को बड़े ही क्लोजली देखने लग जाती है एंड सोचती कि दिखने में तो हैंडसम दिखता है, जैसा मिनी ने डिफाइन किया था ठीक वैसा ही। एंड वही दूसरा वो उसे कहने लगता है कि आखिर कब तक तुम मुझे घूरती रहोगी। यूना कहते कि मैं तुम्हें नहीं घूर रही थी। वो कहता है कि देखो झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम मेरे फेस का क्लोजअप लुक ले रही थी। एंड तब तक यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि आखिर हम हैं कौन। यूना सोचती कि क्या इसे अमनीशा है, ये खुद भूल जाता है कि हम हैं कौन। एंड वापस से वो उसे बताते कि हम कपल्स हैं। एंड तब यहाँ पर चैन उसे किस करने लग जाता है और किस करते हुए यहाँ पर उसे हक करता है एंड कहते हैं कि तुम जैसे चाहो वैसे आराम से सो सकती हो, तुम्हें एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा ही घर है, तुम फ्री भी रहो। वही दूसरी यहाँ पर नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस में होती है तब यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है और उसे बताया जा रहा था कि जो पार्किंग लॉट का सीसीटीवी फुटेज है उसे यहाँ पर इंटेंशनली डैमेज कर दिया गया। वो लोगों ने रिकवर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ पर वो फुटेज रिकवर नहीं हो पा रहा है। और साथ साथ जिस इंसान ने सब कुछ किया है वो बहुत स्मार्ट है, बिकॉज पार्किंग लॉट से निकलने के बाद उसे यहाँ पर कैमरेज के बारे में सब कुछ पता था कि मेन रोड पर और साइड रोड पर कहाँ कहाँ पर कैमराज फिट किए गए हैं। तो वो बच बच कर वहाँ से जा रहा था जहाँ पर कोई भी कैमरा से उसे कैप्चर किया ही नहीं है। अब इसे तो यहाँ पर यूना समझ जाती है कि वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, जिसे यहाँ पर इन सभी चीज़ों का पता था, इसलिए वो इतना संभल कर चीज़ें कर रहा है। वो उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, थैंक यू यहाँ तक मदद करने के लिए, आगे की चीज़ें मैं खुद सॉर्ट कर दूंगी। वही दूसरे यहाँ पर यूना अपने पार्किंग लॉट में भी यही सोच रही होती है इन्हीं चीज़ों के बारे में। जैसे यहाँ वो कार से बाहर निकलती है उससे यहाँ पर चैन दिख जाता है। दोनों यहाँ पर लंच के बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन तब तक यहाँ पर वो पर्सन आ जाता है जो कि यूना को यहाँ पर बेसबॉल बैट से मारने वाला था, लेकिन चैन जाकर यहाँ पर उसकी मदद करने लग जाता है और वो इस पर्सन को यहाँ पर पकड़ लेता है। वो पर्सन यहाँ पर चिल्ला रहा होता है कि सभी के सभी लॉयर्स बहुत बुरे होते हैं, उन्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनजस्टिस करना आता है, ना कि जस्टिस। तब वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उसे अरेस्ट कर ले चली जाती है। यूना को तो पता भी नहीं होता कि आखिर वो पर्सन है कौन। तब तक यहाँ पर चैन से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। यूना मना करती है एंड कहते हैं कि मैं वर्क फ्रॉम होम का एप्लीकेशन डाल दूंगी। ऐसा कहकर वहाँ से वो खुद ही जाने लग जाते हैं, घर पर आ जाती है। दूसरी यहाँ पर घर पहुँच कर ये सोचती है कि आखिर उससे यहाँ पर गो को कुछ बताना चाहिए या फिर नहीं, बिकॉज गो तो यहाँ पर काम में बिजी होगा। पर वो सोचते है कि खैर वॉइस नोट तो मैं यहाँ पर भेज सकती हूँ, इसलिए यहाँ पर वो वॉइस नोट में उसे इन डिटेल बताने लग जाती है कि क्या क्या हुआ था एंड फिर अपने पैरों की मरहम पट्टी करना शुरू कर देती है। गो वही दूसरा यहाँ पर मीटिंग में था जहाँ पर उसका फ़ोन भी साइलेंट पर होता है, इसलिए उसे नोटिफिकेशन की आवाज़ तक नहीं आती है। एंड मीटिंग यहाँ पर सीधा रात को ख़त्म होती है, जहाँ पर रात को जैसे वो उसके वॉइस नोट को सुनता है वैसे तुरंत यहाँ पर उसे वीडियो कॉल कर पूछने लग जाता है कि तुम ठीक तो। यूना कहती कि हाँ मैं परफेक्टली फाइन हूँ। उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। यूना बोलती कि वो बेसबॉल बैट तो लेकर आया था, बट वहाँ पर चैन था जहाँ पर उसने मेरी मदद की और पुलिस को सही टाइम पर बुलवा कर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया और बस हल्की सी चोट मुझे यहाँ पर पैर पर लगी है। दू कहता है कि ठीक है अपना ख्याल रखो, मैं तुरंत यहाँ पर घर पे पहुँचने की कोशिश करता हूँ। यूना से कहते कि देखो जल्दी पहुँचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब कम्प्लीटली फाइन हूँ, तुम आराम से भी पहुँचोगे तो भी चलेगा, मुझे कोई चोट नहीं लगी है। कॉल कट होने पर यहाँ पर वो अपने स्पेशल डॉक्टर को कॉल कर देता है। वही दूसरे यहाँ पर यूना को वो टेक्स्ट भी कर देता है। यूना सोचती कि लगता है यहाँ पर इससे घर में सीसीटीवी कैमरास लगा कर रखे हुए जहाँ पर गार्ड्स आ जाते जो कि यूना को पकड़ कर वहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाते। एंड वो स्पेशल डॉक्टर यहाँ पर यूना का चेकअप कर बताता है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, बस हल्का सा यहाँ पर एंकल ट्विस्ट हुआ है एंड वो हल्का सा फ्रैक्चर है जो कि यहाँ पर दवा लगाने से भी ठीक हो जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर वो नर्स को भी सारे इंस्ट्रक्शंस दे देते एंड यूना यहाँ पर समझ जाते कि सब कुछ यहाँ पर गो ने स्पेशली उसके लिए अरेंज किया। एंड यहाँ पर यूना भी गो को थैंक यू टेक्स्ट भेजने लग जाती है। इसके बाद से तो यहाँ पर यूना ने वर्क फ्रॉम होम ले लिया था जहाँ पर वो घर पर बैठ कर ही काम कर रही होती है। एंड दूसरे यहाँ पर गो था जो कि अपने असिस्टेंट को कहकर फ्लाइट टिकट्स बुक करवाने के लिए बोल देता है ताकि वो लोग यहाँ पर दोबारा से अपने कंट्री वापस आ सके। और अब यहाँ पर वो 2 दिन से ज़्यादा यूना से दूर रह भी तो नहीं सकता है। वही दूसरे यहाँ पर यूना स्टडी रूम में होती है जहाँ पर उसे ऊपर शेल्फ पर एक ऐसा फ्रेम दिख जाता है जिसके अंदर यहाँ पर येलो फ्लावर को प्रिजर्व कर रखा गया था
और बस इतना ही नहीं, उस फ्रेम के पीछे एक कोड भी लिखा गया था, जिसे पढ़कर यहाँ पर यूना को ऐसा लगने लग जाता है कि शायद से कोई तो होगा जिसे गो पसंद करता, लेकिन शायद से यहाँ पर वो लोग रियूनाइट नहीं हो पाए। इसके लिए अब तक यहाँ पर उसने इस फ्लावर को एज ए टोकन ऑफ लव संभाल कर रखा होगा। एंड वही दोस्तों यहाँ पर यूना को कॉल आ जाता है चन का, जो कि यहाँ पर से बता रहा होता है कि इस पर्सन को यहाँ पर पुलिस कस्टडी में रखा गया एंड सारी की सारी पूछताछ यहाँ पर जारी है। अब यूना यहाँ पर जानना चाहती थी कि आखिर उस पर्सन को ऐसा कौन सा इनजस्टिस मिला होगा जिस वजह से यहाँ पर वो ये सब कुछ कर रहा है। एंड जब यहाँ पर वो घर पर आता है तब यूना तो यहाँ पर बुक रीड करते करते सोफा पर ही सो जाती है। वो आकर यहाँ पर उसे धीरे धीरे उठाना शुरू करता है, जहाँ पर यूना उसे बताता है कि तुमने बहुत मेहनत की, मैंने तो तुम्हें न्यूज़ में भी देखा। एंड यहाँ पर वो उसे हैंडसम बॉस बनाने लग जाती है, जिस बात को सुनकर यहाँ पर वो स्माइल करता है। वो उसे कहता है कि यहाँ पर सोओगे तो कमर पेन करने लगेगी। एंड उसे उठाकर बेडरूम तक लेकर जाता है एंड कहता है कि तुम आराम करो, मैं शार लेकर आता हूँ। फिर यूना को यहाँ पर रियलाइज होता है कि कहीं उसने उसे कुछ गलत तो नहीं बोल दिया होगा। यहाँ पर दोनों लेटे लेटे एक दूसरे के सामने बातें शेयर कर रहे थे कि कब कब क्या क्या हुआ। एंड इतने में यहाँ पर उसे वो बताता भी है कि आखिर उसने यूना को यहाँ पर कितना मिस किया है। ये बोल के वो उसे फोरहेड पर किस देता है, जहाँ पर यूना के पेट में तो बटरफ्लाइज आना शुरू भी हो जाती हैं। वही दूसरी यहाँ पर जैसी मॉर्निंग होती है, ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर यूना बार बार यहाँ पर वो मिस यू वाले टाइम याद कर रही थी और मनी मनी यहाँ पर ब्लश कर रही थी। तब तक यहाँ पर उसकी वैगमा उसके लिए खाना प्रिपेयर करती है एंड वहाँ पर गो भी आ जाता है, जहाँ पर वैगमा कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए। यूना कहते कि मैं कुछ समझी नहीं, आप आज जल्दी जा रही है? वो कहते कि नहीं, मैं अभी हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, ऐसे भी सर नहीं थे इसलिए मैं यहाँ पर आपकी मदद करने आई थी, पर आप फिक्र मत कीजिए, सर अब आ गए हैं तो शार में भी यहाँ पर वो आपकी हेल्प कर देंगे। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर दोनों के बीच में ऑकवर्डनेस आ जाता है। वही दूसरे यहाँ पर यूना की मम्मा उसे कंटिन्यूस वॉइस नोट्स भेज रही थी, जिसे यहाँ पर वो गू को प्ले करने के लिए बोलती है। यहाँ पर उसकी मम्मा उसे कह रही होती है कि देखो अब तो आज तुम लोग यहाँ पर घर पर अकेले रहोगे, आज बहुत अच्छा मौका है ना तुम्हारे पास फ्यूचर के बच्चों को प्लानिंग करने का। एंड ये सुनते यहाँ पर दोनों के बीच में ऑकवर्डनेस छा जाती है। यहाँ पर वो तुरंत ही फ़ोन छीन कर उस वॉइस नोट को डिलीट कर देती है एंड कहते कि तुम मॉम की बात पर ध्यान मत दो, वो तो आए दिन ऐसी मस्ती मजाक करती रहती है। के बाद में यहाँ पर रात हो जाती है एंड यूना को यहाँ पर बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था चीज़ें पूछने के लिए, जहाँ पर वो खुद ही सामने से आ जाता है। उसे कहते कि चलो तुम्हारे शार का टाइम हो गया। वो यूना को वहीं पर बैठा देता है एंड कहते कि जब तुम्हारा हो जाए तब मुझे बताना, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। यूना कहती कि ठीक है एंड वो बाहर जाता है। तब हमें समझ आता है कि यूना ने यहाँ पर विया से रिएक्शन क्यों दिया था, बिकॉज यूना को लग रहा था कि शायद से यहाँ पे वो उसकी हेल्प करेगा, बिकॉज वैंगमा भी हेल्प करती आ रही थी, पर उसे आज यहाँ पर खुद ही से सब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरी यहाँ पर जैसे कुछ गिरने की आवाज़ जाती है, तुरंत ही यहाँ पर गु अंदर चेक करने के चला जाता है, पर तभी सिर्फ यहाँ पर शैम्पू की बॉटल ही गिरी हुई थी। वो यूना से कहते कि माफ़ करना, मुझे लगा कि शायद तुम गिर रहोगी। वो कहते कि नहीं नहीं, मैं चल तो थोड़ा सकती हूँ। जिसके बाद में वो उसे उठाकर यहाँ पर बेडरूम में लेकर आता है। यहाँ पर फिर उसका हेयर ड्राई करवाकर उससे आराम से बिस्तर पर लेटाकर वो खुद शार लेने के चला जाता है। यूना यहाँ पर बहुत शाय फील कर रही होती है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो लोग यहाँ पर एज ए लिविंग कपल एक साथ में रह रहे हो। फिर उसे याद आता है कि दोनों कपल्स है तो कपल्स के जैसे तो रहेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कटल कर सोना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर यूना उठती है और यहाँ पर टेंशन में आ जाती है, बिकॉज यहाँ पर वो जिस चीज़ पर वर्क करी थी वो चीज़ बार बार यहाँ पर उसका रिजेक्ट हुए जा रहा था कोई ना कोई मिस्टेक की वजह से। और इस चीज़ पर यहाँ पर वो बहुत समय से वर्क करी थी और मिस्टेक्स उसमें आ ही जा रही थी जब जब यहाँ पर वो उसे सबमिट कर रही थी। फिर उससे यहाँ पर मैनेजर फिर उसे अपने कैबिन में बुला लेती है। यूना यहाँ पर उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। मैनेजर को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि आई थिंक यहाँ पर ये जेन ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। एक काम करते हैं, रात को यहाँ पर एक इवेंट है, तुम और जेन मेरे साथ चलो, हम वहाँ जाकर फेस टू फेस उनसे बातें कर लेंगे। यूना यहाँ पर अग्री करने लग जाती है, बिकॉज आखिर कब तक वो लोग यहाँ पर मेल पर चीज़ें सेंड करते रहेंगे एंड बार बार यहाँ पर खुद रिजेक्ट होते रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पर वो लोग जेन को मिलते हैं एंड मैनेजर यहाँ पर बातें करना शुरू कर देती है। फॉरवर्डली यहाँ पर यूना सभी चीज़ें एक्सप्लेन करती है एंड बाद में यहाँ पर जेन उनसे कह रहा होता है कि देखिए मैं आप लोगों की बातों की से सहमत हूँ, लेकिन क्या है ना, फिलहाल यहाँ पर मंथ एंड चल रहा है तो चीज़ें हमारी ओर से भी बहुत ज़्यादा टाइट है, हमें भी चीज़ों को यहाँ पर ढंग से करना होगा एंड हम इस पर क्या ही कर सकते हैं, हमें भी यहाँ पर चीज़ों को एडजस्ट करने में टाइम जाएगा और हम केयरलेस तो नहीं हो सकते इन बातों को लेकर। तब यहाँ पर जेन भी अपनी पूरी कोशिश करता है उन्हें एक्सप्लेन करने की चीज़ें। ये सब कुछ यहाँ पर ऊपर से गो देख रहा था। उसे यहाँ पर रियलाइज़ हो रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर ये जेन अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है, यानी कि वो पावरफुल है इसलिए यहाँ पर वो लोगों के साथ में पार्शलिटी कर रहा है और ये बात यहाँ पर उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। असिसन कहते कि हम जाकर यहाँ पर उन्हें हाय बोल सकते हैं। गो कहते कि नहीं,
वो लोग अपना काम करना है, उन्हें काम करने दो, हम यहाँ पर उन्हें इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं गु जेन को यहाँ पर सबक जरूर सिखाना चाहता था, लेकिन तब तक यहाँ पर यूना जेन को एक रियलिटी चेक देना शुरू कर देती है, जिससे गु को समझ आ जाता है कि यूना को तो यहाँ पर किसी की भी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। यूना यहाँ पर खुद इनफ है सामने वाले पर्सन को यहाँ पर डिग्रेड करने के लिए। अब यूना की बातें सुनकर यहाँ पर चैन और वो मैनेजर दोनों खुश हो जाते हैं एंड जेन को यहाँ पर फिर उनकी बातों से एग्री करना ही पड़ता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उन्हें थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है एंड मैनेजर और चैन यहाँ पर यूना की तारीफ करते जा रहे थे। वही दूसरे यहाँ पर पार्टी की एंड में यूना ने कुछ ज्यादा ही ट्रेन कर लिया था, जहाँ पर चैन और वो मैनेजर्स की मदद कर रहे होते। लेकिन यहाँ पर गु का एक लुक ही चैन के लिए काफी था, जहाँ पर वो यूना को छोड़ देता है और उसे अच्छे से याद था कि लास्ट टाइम यही पर्सन था जो कि यूना को पिक करने के लाया था। एंड यूना जैसे यहाँ पर गु को देखते वो खुशी खुशी यहाँ पर गु के पास चली जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर गु ने थैंक यू एंड गुड नाइट बोलकर यूना को लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। एंड जब वहाँ पर वो लोग कार से जा रहे थे, तब गु यहाँ पे यूना को क्वेश्चन कर रहा था कि आखिर यूना ने ये ऐसा कौन सा ड्रिंक पिया जिससे यहाँ पर उसे इतनी चढ़ गई है। यूना कहते कि मैं तो बस नॉर्मल सा शैम्पेन पी रही थी जो कि सोडा की तरह लग रहा था, बट तुम फिक्र मत करो, मुझे यहाँ पर चढ़ी बिल्कुल नहीं है। बट यहाँ पर गु को पता होता है कि उसे कम्प्लीटली चढ़ चुकी है। इतने में यहाँ पर वो चैन के बारे में पूछने लग जाता है। यूना कहती कह रहे लगता है तुम यहाँ पर चैन से जेलस फील कर रहे हो। आने से कहकर यहाँ पर वो उसके बहुत ज़्यादा ही क्लोज आने लग जाती है, जहाँ पर गु से खुद नहीं कंट्रोल होता एंड वो उसे किस करने लग जाता है, जो कि यहाँ पर धीरे धीरे घर जाकर मेकआउट में टर्न आउट होती है। ये मेकआउट एंटायर नाइट में बदल जाता है। मॉर्निंग में उठकर यहाँ पर वो ड्रेसअप हो रहा था, जहाँ पर वो नेक पर यूना के नेल्स के निशान देकर स्माइल करने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे वो स्टाफ आकर यूना के कैबिन में आकर से पूछने लग जाते कि आखिर वो पर्सन था कौन। यूना तब यहाँ पर उन्हें सारी बातें बताती है बड़ी नॉर्मली एंड बाद में वो लोग यहाँ पर अपने स्किल्स पर वापस से वर्क करना शुरू कर देते हैं। दूसरे बाद में यहाँ पर जब वो लोग लंच कर रहे होते उस समय यहाँ पर यूना टेंस नजर आ रही थी, तो गो यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है एंड तभी यहाँ पर यूना उसे सारी बातें बताती है कि उनके प्रोजेक्ट का लीगल डॉक्यूमेंट अटक चुका है, इसलिए वो लोग यहाँ पर आगे बढ़ नहीं पा रहे। तब यहाँ पर वो उसे कहता है और सभी चीज़ें समझाता है कि किस तरीके से ढेर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फिलहाल यहाँ पर चेंज हो गए, इस वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। यूना को यहाँ पर नेक्स्ट डे अपने साथ कंपनी में बुलाता है ताकि यहाँ पर वो उसके साथ बैठकर डिस्कस कर सके और बाकी की चीज़ें यहाँ पर से समझा सके। दोस्तों यहाँ पर जब वो अपनी मीटिंग में था, तब मीटिंग के एंड में यहाँ पर वो अपने कॉलीग से बात करता है, जिसके अंदर यहाँ पर जेन वर्कआउट कर रहा होता है। तो वो उसे यहाँ पर सभी की सभी चीज़ें इन्फॉर्म करने लग जाता है। वही दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं जेन को, जिससे मिलने के लिए यूना आई हुई थी एंड एक बार फिर से यहाँ पर वो अपने लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट कर रही होती है। जेन कहते कि देखो मैंने उस दिन तुम्हारी बात समझी तो है, लेकिन माफ़ करना मैं आगे प्रोसीड नहीं कर सकता, मुझे बार बार यहाँ पर इन चीज़ों को रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब यूना खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो उसे बोली भी तो बोले क्या, क्योंकि उस दिन उसने अच्छे से एक्सप्लेन तो की थी चीज़ें। तब तक यहाँ पर वो चली जाती है। तब जैन को यहाँ पर उसके बॉस का कॉल आ जाता है और जैसे उसे चीज़ें पता चलती है वो तुरंत यहाँ पर घबराने लग जाता है एंड सॉरी कहता है एंड प्रॉमिस करता है कि वो तुरंत यहाँ पर उस चीज़ पर वर्कआउट करेगा। दोस्तों यहाँ पर यूना जब तक कंपनी में पहुँचती है तब तक यहाँ पर उसका वो लेटर भी आ जाता है, जिसे देखकर वो यहाँ पर बहुत खुश होती है एंड साथ साथ उसकी मैनेजर भी खुश हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर घर पर जब वो लोग साथ में डिनर कर रहे होते तब ये गुड न्यूज़ यहाँ पर यूना गो को भी देने लग जाती है। गो से कहने लगता है कि तुम पूरा दिन यहाँ पर काम करती हो। यूना कहते कि हाँ, काम के अलावा और मैं कर भी क्या सकती हूँ। वो कहते कि नहीं, मैंने आज तक यहाँ पर अपनी फिटनेस पर ध्यान रखते हुए देखा है नहीं। यूना यहाँ पर कहते कि जाने दो ना, ऐसे भी काम करके मैं थक जाती हूँ। वो कहता है कि नहीं, तुम एक जगह पर बैठ कर काम करती हो दिमाग से, ना कि फिजिकली इन्वॉल्व होती हो, तो तुम्हें यहाँ पर अपनी हेल्थ की भी ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर वो शुरू कर देता उसका ट्रेनिंग पर्पस। बेचारी यूना तो यहाँ पर पूरे के पूरे थक ही जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर वो मिनी से मिलती है। मिनी कहती कि क्यों फाइनली हो गया। यूना कहती कि क्या हो गया। और यहाँ पर उसे कहती कि अरे मैं तो वेडिंग नाइट के बारे में बात कर रही हूँ। यूना बोलता कि वेडिंग नाइट तो दूर की बात है, तुम्हें पता है मुझे तो अभी यहाँ पर वो डेविल लगने लग गया। सुबह के 5 बजे वो मुझे उठाता है एंड मुझसे यहाँ पर इतना स्टेप्स ऑफ रनिंग करवाता है कि पूछो ही मत। पूरा टाइम मेरा यहाँ पर वर्कआउट में निकल जाता है, मेरी बॉडी यहाँ पर कम्प्लीटली टायर्ड हो जाती है। मैंने कहती कि तो इसमें क्या हो गया, अच्छी बात है ना कि वो हेल्थ वाइज यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रख रहा है, तुम्हारी केयर जो कर जाए। इतने में यहाँ पर उसे का टेक्स्ट आ जाता है, जो कि उसे बता रहा होता है कि जो कुछ भी बाहर से खाना हेल्दी खाना, और अगर हेल्दी नहीं खाना तो भी चलेगा, क्योंकि क्या है हम नेक्स्ट यहाँ पर डबल वर्कआउट कर कर उन चीज़ों को बर्न आउट कर सकते। ये टेक्स्ट यहाँ पर यूना मिनी को दिखाने लग जाती है एंड कहते कि अब तुम कुछ बोलना चाहती हो। मिनी कहते कि मैं क्या बोलूँ, मैं तो यहाँ पर खुश हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें लेकर कितना लविंग एंड केयरिंग है और तुम दोनों का रिश्ता कितना अच्छे से आगे बढ़ रहा है। अब ये चीज़ सुनकर यहाँ पर यूना को वो येलो रोजेस वाली चीज़ याद आने लग जाती है।
वो यहाँ पर डाउट में थी कि क्या वो लोग सचमुच एज अ कपल रह रहे या फिर बस एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे एज अ ह्यूमन बींग, और इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। एक दूसरा यहाँ पर होता है गुज कि अपने असिस्टेंट से पूछा था कि आखिर यहाँ पर अपनी वाइफ को इम्प्रेस किया कैसे चाहता है। असिस्टेंट पूछने लग जाती है कि आपकी या किसी और की। गो यहाँ पर उसे घूरने लग जाता है एंड कहते हैं कि मैं किसी और की वाइफ को इम्प्रेस क्यों करूँगा, मैं अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहूँगा ना। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरा ये मतलब था कि आपको अपनी वाइफ को इम्प्रेस करना है कि आपके दोस्त को अपनी वाइफ को इम्प्रेस करना है, बस क्योंकि मैंने आपका ये साइड कभी देखा नहीं है ना, बस इस वजह से। वही दूसरा यहाँ पर वो सी चीज़ें बताने लग जाता है, समझाने लग जाता है। गो यहाँ पर घर जाकर यूना का इंतजार करता है और यूना देरी से घर पर आती है, तो वो उससे क्वेश्चन करती है कि तुम अभी तक यहाँ पर जागे क्यों हो। वो उसे यहाँ पर क्वेश्चन करने लग जाता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर वीचैट पर ब्लॉक क्यों किया। यूना कहती कि मैंने तो ब्लॉक नहीं किया, एंड तब वो उसे बताती कि उसका नेटवर्क यहाँ पर बहुत वीक चल रहा है, न टेक्स्ट आ रहे न जा रहे, न कॉल लग रहे न कॉल यहाँ पर जा रहे। वो यहाँ पर उन चीज़ों को चेक नहीं करता। वो यहाँ पर यूना को बताने लग जाता कि देखो, मैं जानता हूँ कि शायद से एज द हस्बैंड यहाँ पर तुम्हें मेरे अंदर कोई ना कोई कमियाँ तो ज़रूर महसूस होती होंगी, और कोई बात नहीं, होनी भी चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि अब तक मैं यहाँ पर एक परफेक्ट हस्बैंड बन चुका हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम है एज अ हस्बैंड जिसमें मैं यहाँ पर अपना अच्छे से 100% तुम्हें देना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज़ों की कमी बिल्कुल महसूस ना हो। लेकिन इन केस अगर इस प्रोसेस में यहाँ पर मुझसे कोई गलती होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि तुम्हें पसंद नहीं आती, तुम अवॉइड करना चाहती हो, तो तुम मुझे बता सकती हो, एंड मेक श्योर करूँगा कि ये चीज़ें वापस से रिपीट ना हो। यूना यहाँ पर से कहती कि ऐसे तो कुछ अब तक हुआ नहीं है, पर अगर इन केस होगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। इतने में यहाँ पर यूना को एक आइडिया आ जाता है। वो उसके पास बड़े प्यार से जाती है एंड कहते हैं कि मुझे यहाँ पर एक्सरसाइज पर इतना सारा फोकस नहीं करना है, एंड यहाँ पर वो समझ जाता है कि यूना मौके का फ़ायदा उठा रही है, पर फिर भी वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा एक्सरसाइजेस को कम कर दूंगा। यूना कहती है कम नहीं, बंद। वो कहता है कि नहीं, कम हो सकता है बट बंद नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर यूना कब से अपना लैपटॉप ढूंढने जा रही थी, पर फिर उसे याद आता है कि घर पे नहीं तो वो शायद से यहाँ पर उसे ऑफिस में भूल कर आ गई है, इसलिए यहाँ पर वो कू के पास चली जाती है ताकि कुछ समय के लिए यहाँ पर वो लैपटॉप उसका इस्तेमाल कर सके। वो यहाँ पर लैपटॉप के डेस्कटॉप पर नोटिस करती है कि वो जर्नल जो कि यहाँ पर उसने अपने कॉलेज टाइम में लिखा हुआ था, वो यहाँ पर रिपोर्ट गो के पास है, तो वो उसे इस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन करने लगती है। गो यहाँ पर बहाने मारने लग जाता है कि अब मैं भी तो सेम फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो हम यहाँ पर चीज़ों को देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं और रेक्टिफाई करते रहते हैं। यूना यहाँ पर सोच रही थी कैसे कैसे कॉलेज की चीज़ें तो यहाँ पर पर्सनली रखी जाती है एंड बाहर वाले को डिस्क्लोज नहीं की जाती, तो वो उसे यही क्वेश्चन करने लग जाती है कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि तुमने पढ़ तो लिया, लेकिन तुमने इस फाइल को डाउनलोड कैसे किया, बिकॉज डाउनलोडिंग का ऑप्शन तो यहाँ पर स्पेशल प्रेफरेंसेस के थ्रू ही मिल पाता है। दूसरा यहाँ पर वो उसे बहाने मारने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर मेरे असिस्टेंट को काम लगा होगा, वो आए दिन यहाँ पर मेरा लैपटॉप यूज़ करता रहता है। फिर भी ओवर थिंक करी थी कि तब तक यहाँ पर गो खुद ब खुद अपने हाथों से उस लैपटॉप को बंद कर देता है एंड कहते हैं कि इन चीज़ों पर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान मत दो, तुम्हारे न्यू ईयर से क्या प्लान है मुझे बताओ। यूना कहते कि एज सच तो मेरे कोई प्लान्स नहीं है, तुम बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो, एंड वो खुद ही ऑन द स्पॉट यहाँ पर न्यू ईयर का प्लान बना देता है ताकि यहाँ पर यूना इस चीज़ को भुलाकर न्यू ईयर पर फोकस कर सके। बाद में यहाँ पर मिनी घर पर आ जाती है जहाँ पर उन्होंने प्लानिंग किया था कि घर पर मिनी को बुलाएंगे और डैड को बुलाएंगे और एक साथ मिलकर यहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे। तब यहाँ पर वैंगमा बना रही होती है अलग अलग टाइप की डम्पलिंग्स, जहाँ पर मिनी और यूना को एक आइडिया आता है, तो वो एक डम्पलिंग में यहाँ पर वसाबी डाल देती है जो कि एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होता है। गो के वहाँ पर आती वो उसके लिए पानी लेकर चली जाती है। गो सोचता कि पानी में जहर तो नहीं मिला है, बट पानी यहाँ पर बहुत नॉर्मल था। एंड जब वो लोग एक साथ यहाँ पर डम्पलिंग्स खाने के लिए बैठते तब यहाँ पर वो खुद सामने से उसे डम्पलिंग्स देती है। गो को यहाँ पर कहीं ना कहीं शक तो ज़रूर जाता है कि यूना का बिहेवियर चेंज हो रहा है। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगता है कि शायद से यहाँ पर वो बहुत केयरिंग बन रही है, लेकिन जब उस डम्पलिंग को टेस्ट करता है तब उसे समझ जाता है कि वो केयरिंग क्यों बन रही थी। वो तो यहाँ पर खांसना ही शुरू कर देता है। यूना कहती कि क्या हुआ तुम इतना खास क्यों रहे हो, क्या तुम्हें ये डम्पलिंग तीखी लगी। वो कहते कि नहीं, बस मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में खा रहा था इसलिए चोक हो गया। बट यहाँ पर वो मन ही मन सोच रहा था कि इसे तो मैं बाद में बताऊँगा। वो ये भी सोच रहा था कि उसे कभी पता नहीं था कि यूना यहाँ पर इतनी ज़्यादा केयर फ्री होगी और इतनी ज़्यादा नोटोरियस होगी। उसे तो लगता था कि वो बहुत शांत एंड इनोसेंट टाइप की वुमन है। फिर दूसरा बाद में यहाँ पर मैनेजर होती है जो कि यहाँ पर उनके मीटिंग को कंडक्ट करती है, और इस मीटिंग में यहाँ पर वह सभी को उनके जॉब रोल बता रही होती है, जिसमें से मेजरली वर्क यहाँ पर चैन को और यूना को होता है।
मीटिंग खत्म होने पर चैन यहाँ पर चीज़ें यूना के साथ डिस्कस करना शुरू कर देता है और उन्हें यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि इस डिस्कशन के लिए तो इन्हें यहाँ पर एंटायर दिन ही लग जाएगा। इसलिए वो लोग यहाँ पर वो टाइमिंग्स एंड स्केड्यूल्स पर डिसाइड कर लेते हैं। वही दूसरे यहाँ पर जब यूना घर पर आती है तब यहाँ पर वो गू को फर्स्ट टाइम स्मोक करता देखती है। तब वो उससे पूछती भी है कि मैंने तुम्हें कभी पहले स्मोक करते देखा नहीं। वो कहते कि हाँ, जब मैं अकेला रहता हूँ और ज़्यादा टेंस रहता हूँ मैं बस तभी यहाँ पर कभी कभार स्मोक कर लेता हूँ। वो कहते कि ओके, तुम अकेले तो थे लेकिन तुम किस बात से टेंस्ड हो? यहाँ पर कहने लग जाते कि बस कुछ चीज़ों को लेकर मैं यहाँ पर ओवरथिंक कर रहा हूँ। यूना कहते कि वर्क रिलेटेड या पर्सन रिलेटेड, एंड वो उसे बताते कि पर्सन रिलेटेड। इसलिए यहाँ पर यूना समझ जाती कि शायद से यहाँ पर गु फिलहाल शेयर करने जितना कंफर्टेबल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर वो नॉर्मली उसे बस ऊपर ऊपर से बातें बताया जा रहा है। गु यहाँ पर वही बता रहा होता है कि वो पर्सन यहाँ पर उसकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एंड उससे फिलहाल यहाँ पर उसी बारे में बस सोचना पड़ रहा है। यूना भी यहाँ पर ओवरथिंक करना शुरू कर देती है। वो उसे कहता है कि तुम ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, मैं तो ओवरथिंकर हूँ ही, लेकिन अब बस टाइम के साथ सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाता है। बाद में यहाँ पर यूना को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि शायद मैं यहाँ पर वो रोज़ वाली लड़की के बारे में सोच रहा होगा, इस वजह से। तब तक तो यहाँ पर वो सो भी जाती है और यहाँ पर कोई यूना के बारे में सोच रहा था। उसे यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि उसने कभी बिलीव नहीं किया था कि उसकी शादी यहाँ पर यूना के साथ होगी। ऐसे वन ऑफ द गोल्स में से शादी यूना के साथ करना उसका फ्यूचरिस्टिक सपना था, जो कि अब फिलहाल यहाँ पर पूरा हो चुका है। वो यहाँ पर नींद में उसे बोल भी रहा था कि लाइफ की सबसे बेस्ट थिंग हो जो कि तुम हो मेरी लाइफ में। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर मॉर्निंग में जैसे यूना उठती है गु यहाँ पर होता नहीं, बिकॉज वो उसका सब कुछ प्रिपेयर जो कर रहा था एंड इस टास्क के लिए यहाँ पर वो सभी बाहर जाने वाले थे। यूना को यहाँ पर वो जॉब करने के लिए आ जाता है और तब उसे पता चलता है कि चैन भी वहाँ पर आ रहा है। यूना कहती कि हाँ, वो ऑफिस का स्टाफ मेंबर है नसीबी, उसका और मेरा वर्क रोल इस चीज़ में कुछ ज़्यादा ही है। वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, इंजॉय भी करना और काम भी करना। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे किस देता है, जिस किस को देखकर यहाँ पर चैन के लिए चीज़ें न जाने की ऑकवर्ड हो जाती है। यूना से कहती कि तुम भी ना, सब हमें देख रहे हैं। वो कहता है कि तो तुम मेरी वाइफ हो, क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता? एंड बाद में यहाँ पर वो भी उसे किस कर गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर होटल रूम में पहुँचकर भी वो लोग काम के बारे में डिस्कशन कर रहे होते, जहाँ पर यूना को कॉल आने लग जाता है का, वो भी वीडियो कॉल। एंड ये चीज़ें कर यहाँ पर चीज़ें वापस से न जाने क्यों चैन के लिए थोड़ी सी वियर्ड हो जाती है। गो यहाँ पर से पूछने लग जाता है कि तुम अभी भी काम कर रही हो और आखिर कौन कौन है। जब यहाँ पर यूना उसे बता दिया तब उसे कहते कि देखो, होटल रूम में इस तरीके से बैठ कर डिस्कस करना आई डोंट थिंक सो ये अप्रोप्रिएट होगा। इससे बेहतर है कि तुम सभी यहाँ पर ऑनलाइन मीटिंग को ज्वाइन कर अगर डेटा एक दूसरे को शेयर कर ट्रांसफर करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये सुनकर तो यहाँ पर यूना को हंसी आने लग जाती है। वो कहते कि सब समझ रही हूँ मैं, किसी को तो यहाँ पर बहुत जेलस फील हो रहा है। वो कहते कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी सेफ्टी को लेकर कंसर्न था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा जिस दिन मैं ऐसी किसी मीटिंग पे जाऊँगा तब तुम्हें समझेगा कि हार्ट में यहाँ पर कैसा फील होता है। यूना से कहते कि तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी सेफ्टी यहाँ पर बहुत अच्छे से, एंड हम सिर्फ यहाँ पर काम कर रहे हैं। जिसके बाद में यहाँ पर कॉल रखते हैं, अपने वर्क को यहाँ पर कंटिन्यू रखती है। जैसे यहाँ पर रात को भी वो काम कर रही होती है एंड ये बात यहाँ पर तो गु को बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए सिर्फ रात के समय वो उसे सरप्राइज देने के लिए वहाँ पर होटल रूम पर आ जाता है। एंड यूना यहाँ पर दरवाज़ा ओपन करके जैसे ही उसे देखती है वो तो बहुत खुश हो जाती है एंड यहाँ पर उसे हक करते हुए उसे बताने लग जाते कि आखिर उसे यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम हो रही है रात को वर्क करने के लिए। गो यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर यही सब करी जाओगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम काम के टाइम पर काम करो और यहाँ पर आराम के टाइम पर आराम करो। आराम के टाइम पर काम करना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। वो उसे यहाँ पर थैंक यू बोलने लग जाती बिकॉज इतनी दूर से यहाँ पर वो उसे चीयर अप करने के लिए चाहे। वो कहते कह रहे तुम चाहो तो मैं यहाँ पर रुक भी सकता हूँ। वो कहते कि नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ पर काम होगा इसलिए तुम्हें जाना चाहिए, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वे दूसरा यहाँ पर जब सभी लोग यहाँ पर बाहर वॉक के लिए नेक्स्ट डे निकलते तब उस दिन यहाँ पर रात हो चुकी थी और रात के समय यहाँ पर कुछ लोग थे जो कि यहाँ पर उनका पीछा कर रहे थे। यूना यहाँ पर समझ जाती कि वो लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट में यहाँ पर ढेर सारी डिफिकल्टीज आने वाली है और ये वन ऑफ द डिफिकल्टीज में से एक ही है। चैन यहाँ पर उन दोनों को जाने से मना कर रहा था एंड कह रहा था कि फिक्र मत करो, हम जिस एरिया में है वहाँ पर CCTV कैमरेज लगे हुए तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबको पता है कि हम कौन से प्रोजेक्ट पे वर्क करें एंड अगर कुछ हमें होता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी यहाँ पर हमारे अपोजिशन पार्टी को उठानी पड़ेगी। एंड हम यहाँ पर देखते वैंग को, जो कि यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था बिकॉज यहाँ पर यूनान उसकी टीम की वजह से उनका प्लान चौपट जो हो गया था। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर गु को देखते जो कि अपनी उसी मीटिंग में होता है एंड वो सभी को एज यूजुअल अपने न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहा था कि तब तक यहाँ पर टाइम हो जाता है जहाँ पर यूना वापस आने वाली थी और वो उसे पिक करने के लिए चला जाता है।
यूना यहाँ पर उसे देखते ही खुश हो जाती है एंड सबसे पहला कमेंट जो वो पास करता है वो ये होता है कि तुम बहुत पतली हो चुकी हो। यूना कहती कह रहे ऐसे कैसे पतली हो गई हूँ, मैं तो खाना यहाँ पर टाइम टू टाइम खा रही थी। वो कहते कि नहीं, मेरे हाथ का नहीं खाती ना, इसलिए तुम यहाँ पर इतनी पतली हो गई हो। जिसके बाद में दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। यूना कहती है किस तो हम यहाँ पर घर जाकर भी कर सकते हैं, वरना एंटायर डे हमारा यहीं पर बीत जाएगा। और दोनों हंसते हंसते यहाँ पर घर जाकर एक दूसरे को कत्ल करने लगते हैं, जहाँ पर दोनों के बीच में ढेर सारी बातें होती है इमोशंस को लेकर, यहाँ पर उनके वर्क प्रोसेस को लेकर। तब यहाँ पर चैन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा था कि यूना को देखकर यहाँ पर उसे कितना प्राउड फील होता है। वो चाहे तो यहाँ पर यूना को पूरे दिन भी अप्रिशिएट कर सकता है, बिकॉज यहाँ पर यूना इतना फैंटास्टिकल जॉब जो करती है, सभी चीज़ों को यहाँ पर हैंडल करती है। और वो उस दिन इवेंट वाली बात भी यहाँ पर वो उसे बता रहा था कि वो मदद करने के लिए आगे आ तो रहा था, लेकिन तब तक खुद ही यहाँ पर यूना ने अपने लिए स्टैंड जो ले लिया था। सभी बातों को सुनकर तो यहाँ पर यूना उसे हग ही करने लग जाती है और वो खुश हो जाती है कि यहाँ पर कोई तो है जो कि उसके ऊपर कितना प्राउड फील कर रहा है। इधर से यहाँ पर यूना देर हो रही थी, मॉर्निंग में उठते यहाँ पर वो गाय गाय करना शुरू कर देती है। वो उसे कहते हैं कि आराम से तुम्हें ब्रेकफास्ट भी करना है। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे काम पर भागना और उसके बाद में आज मेरे स्कूल का रीयूनियन भी है जिसे मैं यहाँ पर मिस नहीं कर सकती। इससे तो यहाँ पर एक बात वो समझ जाता है कि ज़रूर यहाँ पर इस रीयूनियन में वो जी तो आने ही वाला है। वो यहाँ पर यूना से कहते हैं कि देखो कुछ भी हो तो मुझे यहाँ पर तुरंत ही कॉल लगा सकती हो। यूना कहते कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। एंड गुड बाय बोलकर तो वहाँ से वो भाग ही जाती है। जैसे वहाँ पर यूना पहुँचती है, जी यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहते कि अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम दोनों यहाँ पर एक फेक मैरिज में हो। यूना कहते कि देखो मेरी शादी के बारे में बकवास बातें करना बंद करो। जी कहते कि एक सेकेंड, तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे पता नहीं होगा कि आज यहाँ पर तुम्हारे हस्बैंड गू का बर्थडे है एंड तुम्हें उसके बर्थडे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्कूल रियूनियन नजर आ रहा है। यूना को यहाँ पर उस बर्थडे के बारे में तो पता था ही नहीं। जी कहते कि क्यों, अब समझ आ गया ना कि तुम कौन से फेक रिश्ते में रह रही हो। वो अजीब यहाँ पर उससे सामने से तुम्हें तुम्हारा बर्थडे बताया भी नहीं है, तुमने उससे पूछा तक नहीं है। ये साफ साफ यहाँ पर जाहिर करता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। जैसा वो ये बोलता है उससे गर्लफ्रेंड यहाँ पर उसे रोकती है, लेकिन यहाँ पर जी उसे आग दिखाने लग जाता है। यूना यहाँ पर से कहती है कि देखो लड़की, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है इसे छोड़कर जाने के लिए, बिकॉज ये आज तुम्हारे साथ है तो कल किसी के साथ होगा। अगर वो मेरे साथ नहीं रह सका तो तुम्हारे साथ क्या रहेगा। तुम तो ऐसे भी उसके साथ में यहाँ पर सोशल लैडर को ऊपर चढ़ना चाहती हो। मेरे पास तो सब कुछ होते हुए भी उसने मुझ पर चीट किया, तो तुम खुद सोच लो। ऐसे कहकर यहाँ पर वो अंदर की ओर चली जाती है। जब जी यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को साथ चलने के लिए कहता है तो वो खुद उससे दूर हटकर जाने लगती है। दूसरे यहाँ पर यूना उस पार्टी को वहीं पर छोड़कर गू के लिए उसकी पसंद और नापसंद की सभी चीज़ें लेकर चली जाती है, क्योंकि उसे रियलाइज़ होता है कि उसे तो यहाँ पर गू के चॉइसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और जब वो यहाँ पर घर पर आती है तो वो गू को किचन में खाना बनाते देखती है, तब उसे और गिल्टी फील होने लग जाता है। गू से पूछता कि तुम इतना जल्दी आ गई। वो कहती कि हाँ, वहाँ पर मुझे बोर हो रहा था और तुम्हारे साथ एक्चुअल टाइम स्पेंड जो करना है इसलिए मैं आ गई। वो उससे कहते कि तुम जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूँगी। बट गो यहाँ पर से मना कर देता है। वो कहते कि तुम्हारे साथ मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तुम बहुत लम्सी हो, इसीलिए तुम जाकर वहाँ पर बैठो, मैं प्रिपेयर करके लाता हूँ ना। ये सुनकर यहाँ पर यूना को और गिल्टी फील हो रहा था कि आखिर गो यहाँ पर कितना अच्छा है, वो उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखता है। एंड यूना है जिसे यहाँ पर उसके बर्थडे के बारे में भी नहीं पता था। जैसे यहाँ पर वो बाहर आता है खाना लेकर, यूना ने यहाँ पर उसके लिए केक प्रिपेयर रखा हुआ था, जिसे देखकर यहाँ पर उसे उसकी वो बर्थडे याद आ जाती है जब वो यहाँ पर सिर्फ 5 साल का था। एंड उस समय यहाँ पर उसकी मम्मा की डेथ हो गई थी। उस बात को याद करके वो बहुत इमोशनल था। एंड यूना यहाँ पर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है, जहाँ पर वो गू को विश मांगने के लिए कहते हैं, कैंडल ब्लो करने के लिए कहती है। गू के लिए यहाँ पर ये दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बन जाता है। वो दिन जिसे वो बहुत टाइम से हेट करता आ रहा हो, जिसे वो कभी सेलिब्रेट करता ही नहीं था, लेकिन आज वो दिन को यूना के साथ सेलिब्रेट कर कर एक स्पेशल दिन बना रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब यहाँ पर चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई हैं। दूसरे बाद में यहाँ पर गो से बताने लग जाता है कि वो उस दिन इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था। उसका बजट पास आते जा रहा था एंड उसे हमेशा बर्थडे के टाइम पे यही सभी चीज़ें याद आने लग जाती है। यूना यहाँ पर से कहते हैं अगर तुम चाहो तो वो इंसिडेंट मुझसे शेयर भी कर सकते हो। एंड तब यहाँ पर गो से बताने लग जाता है कि वो बहुत छोटा था और वो बर्थडे उसकी मम्मा के साथ उसका आखिरी बर्थडे था, जिसके बाद में यहाँ पर गो ने कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम है इतने सालों के बाद में। यूना से कहती कि माफ़ करना, मुझे उस ट्रेजिकल इवेंट के बारे में कुछ नहीं पता था, अगर पता होता तो मैं सब बिल्कुल नहीं करती। गो कहता है कि नहीं, अच्छा हुआ कि यहाँ पर तुम्हें नहीं पता था, तुमने आज यहाँ पर इन चीज़ को सेलिब्रेट कर कर मुझे रियलाइज़ करवाया कि लाइफ में यहाँ पर मूव ऑन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पास्ट को यहाँ पर अपने दिल में रख कर आगे के लिए कुछ अच्छे होप्स रखें तो कितना बेहतर होता है। एंड तब यहाँ पर यूना से गोल्डन रोज देने लग जाती है।
वो कहते कि अरे ये तो आर्टिफिशियल फ्लावर है। वो कहते कि हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर रियल फ्लावर्स जब चाहे तब दे सकती हूँ, बिकॉज वो यहाँ पर प्रेजेंट में रहना डिजर्व करते, लेकिन ये आर्टिफिशियल फ्लावर हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, जो कि स्पेशल गोल्डन फ्लावर है। तुम भी यहाँ पर एकदम प्लैटिनम की तरह हो, इसलिए यहाँ पर तुम भी ऐसा फ्लावर डिजर्व करते हो। यहाँ पर तो गो हंसने लग जाता है, उससे कहते हुए कि सचमुच तुम्हें तो यहाँ पर फ्लर्ट करना भी नहीं आता। दोनों फिर यहाँ पर एक दूसरे को हक करने लग जाते हैं, जहाँ पर गो उसे थैंक यू बोल रहा था उसके दिन को यहाँ पर स्पेशल बनाने के लिए। एंड फिर दोनों यहाँ पर सोने के लिए चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर मॉर्निंग होती है, यूना को यहाँ पर रात की बातें याद आ रही थी, जिसे याद कर तो यहाँ पर वो शाय फील करना खुद ही शुरू कर देती है। और जैसे वो बाहर जाती है, सबसे पहले यहाँ पर वो को हक कर थैंक यू बोल रही होती है। वो कहते कि आज अचानक से थैंक यू क्यों? वो उसे कहते कि बस ऐसे ही मेरा मन किया, बस इस वजह से। फिर दोनों यहाँ पर साथ में ब्रेकफास्ट करते, जहाँ पर फर्स्ट टाइम ऐसा था कि वो लोग यहाँ पर पूरा दिन अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं। एंड फिर बाद में यहाँ पर वो अपने डैड से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर डैड उसकी कह रहे थे कि देखो बेटा, शादी तो बस यहाँ पर एक बेस लेवल होता है, एक फाउंडेशन होता है तुम्हारे फ्यूचर के लिए। शादी के बाद भी यहाँ पर ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जिसे निभानी पड़ती है। एंड इसमें अगर तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुम्हारा साथ ना दे तो फिर लाइफ डिफिकल्ट हो सकती है। फिर शादी करने का यहाँ पर कुछ फ़ायदा होता नहीं है। जैसे तुम उसे सपोर्ट करो वैसे वो भी तुम्हें सपोर्ट करे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर वो कैसी लगती है। तब यहाँ पर गो से एक्सप्लेन कर रहे होते कि आखिर यहाँ पर वो यूना को लेकर कितना ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका है। एंड यहाँ पर दोनों की क्लोजेस भी बढ़ रही है। और अगर ऐसे यूना की फैमिली को देखा जाए तो वो बुरी नहीं है, वो यहाँ पर हर चीज़ों में यूना को भी सपोर्ट करते हैं, उसे भी सपोर्ट करती है। अंकल यहाँ पर खुश हो जाते हैं कि यहाँ पर को कितना ज़्यादा ओपन अप हो चुका है पहले की बातों को लेकर, बिकॉज यहाँ पर वो दोनों यूजुअली इतनी ओपन अप बातें नहीं कर सकते थे, और अब यहाँ पर सब कुछ ईजिली हो पा रहा है। वो अंकल कहने लग जाता है कि मानना पड़ेगा, यूना की लाइफ में आने की वजह से यहाँ पर तुम्हारी लाइफ में चेंजेस तो ज़रूर आए। एंड यहाँ पर वो उसी बात पर स्माइल करने लग जाता है। वो यहाँ पर घर पर जाता है, जहाँ पर उसने यूना के लिए येलो फ्लावर्स लिए थे, और यूना जैसे ही घर पर आती है वो उन फ्लावर्स को देखकर यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। तब यहाँ पर वो उसे कहने लग जाती है कि येलो रोजेस क्यों? तब यहाँ पर वो उसे कहता है कि देखो, बिकॉज ये रोजेस यहाँ पर तुम्हें डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर यूना को थोड़ी ना पता है कि जब उसने पहली बार यूना को देखा था तब येलो रोजेस उसके साथ में थे, एंड तब उसे यहाँ पर येलो रोजेस का मीनिंग पता क्या था, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पर यूना की पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। तब वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर वो यूना को बताने लग जाता है, जिसे सुनकर यहाँ पर यूना बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि शायद से तुमने यहाँ पर ढेर सारी लड़कियों को डेट किया होगा। गू कहता है कि तुम ऐसा क्यों क्वेश्चन कर रही हो? वो बोलती कह रहे क्योंकि तुम्हारी फ्लर्टिंग स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी तो है, तुम्हें प्यारी प्यारी बातें जो इतनी अच्छी करनी आती है। वो उसे बताने लग जाता है कि तुम मेरी फर्स्ट वाइफ हो, फर्स्ट गर्लफ्रेंड तो नहीं हो, कि पहले कोई मेरी गर्लफ्रेंड तो थी नहीं। ये सुनकर यहाँ पर ना खुद शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती कि अरे वाह, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें तो यहाँ पर बहुत अच्छे से आता है कि आखिर एक वुमेन को हैप्पी कैसे करते हैं। वो कहते कि ऑफकोर्स आता होगा, और इसमें आने वाली कौन सी बात है, तुम मेरी वाइफ हो, ये सभी चीज़ें सभी एक्शंस में यहाँ पर अपनी मर्जी से ये तो कर रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ पर एज यूजुअल वो लोग अपने अपने जॉब पर निकल पड़ते हैं। यूना यहाँ पर अपनी मीटिंग में होती है, जहाँ पर मीटिंग खत्म होने के बाद उसे कलीग उसे यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर दे रही थी। वो कहती कि तुमने जो स्कार्फ पहना है उसे थोड़ा सा ऊपर कर लो, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारे हिके के निशान साफ साफ नजर आ रहे हैं। यूना को फिर यहाँ पर शाय फील होने लग जाता है, बिकॉज बहुत टाइम बाद उसे जो पता चलता है कि उसके शरीर पर यहाँ पर वो मार्क सभी लोग ने अब तक तो देख लिए होंगे। वही दूसरे यहाँ पर गो था, जो कि अब तक काम कर रहा होता है। एंड तब तक यहाँ पर वो लोग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, जो कि फैमिली डिस्कशन होता है। यूना यहाँ पर ऑफिस में बैठे बैठे उस मार्क को देख रही थी, और उसने यहाँ पर गू के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, बिकॉज मॉर्निंग में गू जब उसे जॉब करना आया था तब उसने एक बार भी उसे मार्क के बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो उसे यहाँ पर टेक्स्ट करने के थ्रू डांट रही होती है। गू तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हंसे जा रहा था। वही दूसरे यहाँ पर वो सभी लोग फैमिली डिस्कशन कर रहे होते कि आखिर वेडिंग कब हेल्ड होगी। और ये डिस्कशन करते समय अचानक से यहाँ पर यूना को ठीक नहीं लग रहा था, तो गू यहाँ पर तुरंत ही उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है, और जाकर यहाँ पर चेकअप करने पर पता चलता है कि यूना तो यहाँ पर प्रेग्नेंट है। तो इस बात को जानकर यहाँ पर गू बहुत खुश हो जाता है। वही दूसरी यहाँ पर यूना कहीं ना कहीं हल्की सी सैड जरूर थी। वो बाद में यहाँ पर उससे उन रोजेस के बारे में पूछने लग जाती है, एंड तब यहाँ पर गू फाइनली उसे बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर यूना को उसने फर्स्ट टाइम उन्हीं येलो रोजेस के साथ देखा हुआ था। यूना को धीरे धीरे करके सब कुछ याद आने लग जाता है। वो उसे बोलती कि ओह, अब मुझे जाकर सब कुछ याद आ रहा है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर सीधा 1 ईयर के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूना को एक क्यूट सी लिटिल प्रिंसेस हुई थी, एंड यहाँ पर कू, जिसके पास अब यहाँ पर दो प्रिंसेस आ चुकी है, वो यहाँ पर बहुत खुश था। यूना को यहाँ पर थैंक यू बोल रहा होता है और उसे यहाँ पर एक और न्यू लाइफ देने के लिए। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को हक करते हैं, एंड अपनी इस फैमिली का एक अच्छा सा फ्रेश स्टार्ट करते हैं।
फिर इसी के साथ ये ड्रामा इसी तरीके से यहीं पर खत्म हो जाता है एक हैप्पी एंडिंग के साथ में।